ये साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे। ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2018 में 1/10/2018 को, और ये हमारा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये हमारा जो है क्लास नंबर 4 है। इसके पहले भी हम 3 तक कर चुके हैं, ये हमारा 4 है। तो आपने अभी तक पूरा उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही शानदार और जबरदस्त की क्लास जो होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और जो है आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे जो है नए हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तभी इसको आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा सारी बातें। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। शुरू अपना क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो अंतरिक्ष में रॉकेट कार्य करता है किस सिद्धांत के ऊपर, ये बताना है। आपके पास ये ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे पास किस पे काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जो होता है रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है क्या है, ये कहता है कि किसी बाह्य और संतुलित बल, ध्यान रखिएगा ये असंतुलित बल को ध्यान रखना है, और संतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेग का जो बीजीय योग है वो हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो आपका टक्कर से पहले का जितना संवेग है वो और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी। संवेग संरक्षण सिद्धांत के उदाहरण है आपके जो बंदूक का जो झटका लगता है चलाने के बाद झटका, वो भी संवेग, बंदूक का जो झटका लगता है चलाने के बाद झटका, वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और रॉकेट का जो प्रणोदन है ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं, यहाँ पे क्या है अनिश्चित अंडे, अंडे निश्चित नहीं हुए, अनिश्चित अंडे में क्या होते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जरा हम जो है यहाँ पे निषेचन को समझ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं निषेचन। नर युग्मक के रूप में जो होता है वो शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। जो आपका शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो यह बनाता है युग्मनज, जिसको कि आप जायगोट इंग्लिश में क्या कहते हो, जायगोट या युग्मनज कहते हैं। अब यही जायगोट जो है विकसित होकर जो है भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण आगे विकसित होकर शिशु बनता है। वही शिशु जो है फिर बच्चा बन के बड़े होते हैं और इस रूप में लेते हैं। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में। इसके पहले भी हम जो है इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखा कीजिए, आपका रिवीजन अच्छा भी होगा और आपको याद भी होता चला जाएगा साथ ही साथ। और वीडियो को पूरा देखिए, यदि आप नए हैं तो आपको वीडियो ये किसी भी हाल में ये पूरा देखना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी पे रहेगा। गर्भावस्था के दौरान जो होता है, जो मासिक चक्र होता है एमसी होता है, वो क्या होता है, वो रुक जाता है, नहीं होता है। जब गर्भावस्था में हो जाता है, यानी कि जो महिलाएं जब गर्भ धारण कर लेती है तब मासिक चक्र उसका रुक जाता है। शुक्राणु गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो मानव में वो 46 होती है। ठीक है, कितने होती है, 46 होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शुक्राणु या फिर अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 23 होते हैं। ये 46 मानव में कुल मिला के ये 46 होते हैं, लेकिन यदि आपके पास मानव शुक्राणु में पूछेगा तो 23 बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका सूत्र जो है यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र से ही हम टोटल यहाँ पे काम कर लेंगे, आसान बात है। और यहाँ पे कहा गया है कि एक्स जो है आवर्त सारणी में किसकी तरह काम करेगा, यानी कि एक्स यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा तत्व होगा ये बताना है। तो देखिए, यदि एक्स है तो एक्स की संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। उल्टा होता है ना, क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा होने की वजह से जो हो जाएगा इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसका, एक्स की संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। तो 3 किसकी संयोजकता होता है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। और जो 2 है वो ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या जाएगा, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगा। तो पावर यानी कि शक्ति बताना है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, यानी कि कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। मात्रक जो होता है वो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जो कि शक्ति का मात्रक भी है। और शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, जिसको HP से दर्शाते हैं। और एक HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिए। उम्मीद करता हूं आपको तो ये पहले से याद होगा, लेकिन रिवीजन जो है अभी एक नजर में हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डैश एस्केरिस का साधारण नाम है। तो एस्केरिस का साधारण नाम कौन है, वो है आपका राउंड वर्म। कौन है, राउंड वर्म। यहाँ जो है आप राउंड वर्म का पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है। यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। ठीक है, h तक पहुंची, अधिकतम ऊंचाई। उसके ऊपर जाने के दौरान जो है ऊंचाई h के 3/4 पर, ठीक है, 3/4 पे जो है वस्तु में कितनी रेस होगी, क्या होगी, 3/4 पर। तो कुल ऊंचाई कितना है, h पर। अब ये पूछ रहा है 3/4 पर कितना होगा, यानी कि ऊंचाई पर तो वस्तु है। जब वस्तु ऊंचाई पे होता है तो उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। यानी कि h है तो ऊंचाई रहेगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो जरूर होगा। लेकिन 3/4 यानी कि जो है ये पूरे में से बहुत दूर तक ऊपर पहुंच चुका, ज्यादा ऊंचा हो गया, तो उसमें क्या होगा, ऊंचाई जितना ज्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक नहीं।
यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा, तो ये कथन तो गलत है। समान स्थितिज और समान गतिज नहीं, यदि 1/2 होता तब ऐसा होता, लेकिन ये क्या है आपका, ये गलत हो जाएगा। केवल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा केवल नहीं होता है, गतिज ऊर्जा केवल तब होता है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती तो। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम। हाँ, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, तो हमारा ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। जरा सा इसको समझ लीजिए। समझना क्या है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा होती है जो कि आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा 2 प्रकार की, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, और ये हम दोबारा यहाँ पे आपका रिवाइज करवा रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, और इसका एक और होता है fs cos थीटा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये 2 फार्मूला जो है आप याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अन्य मात्रक जो है इसका अर्घ है, और कैलोरी भी जो है वो ऊर्जा का ही मात्रक है। कार्य करने की जो क्षमता होता है ना, उसी को ऊर्जा कहते हैं। और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, mgh, यानी कि h पे निर्भर कर रहा है। समानुपाती में h बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो यदि बांध के द्वारा रुका हुआ जल है ना, बांध देखिए किसी न किसी के द्वारा रुका हुआ जल होना चाहिए। नेचुरल यदि जल रुका हुआ है तो उसकी बात नहीं, यहाँ पे क्या है, बांध के द्वारा रुका हुआ है, या फिर आप क्या केवे हो तो तालाब है, तालाब में रुका हुआ जल, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, छत से लटका हुआ पंखा, पंखा से लटका हुआ है, तब उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि उसमें ऊंचाई है। तना हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा, चाबी वाली घड़ी जो होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा, और तनी हुई डोरी हो या फिर स्प्रिंग हो, इन सभी में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण है जिसमें कि आपका क्या है कि दोनों ही स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों जो है एक साथ होता है। जैसे चलता हुआ पंखा, तो चलता हुआ पंखा में क्या है, ऊंचाई भी है और पंखा चल भी रहा है, चलने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा, और चूंकि ऊंचाई पर है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा, यानी कि उसमें दोनों ही होगा। वायुयान भी ऊपर में है, उन्हें ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा है, और वो चल भी रही है तो गतिज ऊर्जा भी है, तो दोनों में हो गया। उसी तरह से जो है चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में लाल सनवनीय संयोजी उत्तक है, तो लाल सनवनीय संयोजी उत्तक कौन है, यहाँ पे उत्तक का बारे में चर्चा कर लेंगे। तो रुधिर जो है यहाँ पे लाल सनवनीय संयोजी उत्तक है। देखिए जंतु उत्तक जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। इसके पहले जान लीजिए कि जो उत्तक का क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी होता है, और जो हिस्टोलॉजी के जो जनक है वो मालगिली को जो कहा जाता है हिस्टोलॉजी के जनक। और सबसे पहला उत्तक का विकास जो है वो सिलिट्रा संघ के जो जीव था हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। जो जंतु उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक जो कि इसका काम क्या होता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग होता है उसको आपस में जोड़ने का काम करती है, जैसे कि अस्थि हो गया या फिर रक्त हो गया या फिर लसिका हो गया। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक जो कि मस्तिष्क जो बना होता है वो तंत्रिका उत्तक का बना होता है। ठीक है, चौथा और तीसरा होता है आपका पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक से क्या होता है, जो मांसपेशी होती है वो पेशी उत्तक से मिलकर बने होते हैं। चौथा आपका है उपकला या फिर एडिपोज उत्तक, इससे क्या जो आपका त्वचा है वो इसी से बना होता है, उपकला या फिर इसी को एडिपोज उत्तक कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आपका कम समय में हम इतना अच्छा ज्यादा जो है डिस्कशन करा देते हैं कि वो टॉपिक ही आपका कवर हो जाता है। चलिए वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। जब हम देखते हैं कि व्यू अच्छा आ रहा है, आपकी लाइक अच्छा रहा है, कमेंट अच्छा रहा है, तभी जाकर मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्षार के संबंध में बताना है कि कौन सही नहीं है। ठीक है, तो क्षार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्षार के बारे में क्या सही है, तभी तो उसके बारे में गलत बता सकते हो। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्या, ये तो सही है। लाल लिटमस को तो नीला ये करता है, इसका स्वाद कसेला होता है, बिल्कुल कसेला होता है, ये भी सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल नहीं करता, ये लाल नहीं करता। लाल कौन करता है, अम्ल करता है। जैसे भी यहाँ पे दोनों ही जो है एक दूसरे का उल्टा है, तो इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आप यहाँ से भी ऐसे अनुमान लगा सकते थे। लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और जो सही नहीं है वही बताना था, जिसके हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका जो भस्म यानी कि क्षार जो होता है वो होता क्या है। स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये विद्युत के जो होते हैं सुचालक होते हैं, और जब जल से क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। पीएच मान जो है इसका 7 से अधिक होता है। यहाँ पे आप कुछ जो है क्षार का उदाहरण देख सकते हैं। जल में जो घुलन जो आपका भस्म जो है जल में घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। तो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है, कुल 5 अवस्था जो है तय की गई है। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्था कौन कौन सी है, वो आपका है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ये आपका ध्यान रखिएगा, ये सब ठीक है, ये सबका है बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा अवस्था पता है, बोस आइंस्टाइन। ये 5 ये 2 अवस्था जो है एकदम कई बार पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, 5वीं अवस्था क्या है, तो आप इसको जो है अलग से भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब उसमें 25 डिग्री सेल्सियस है कोई माध्यम का। ठीक है, इस कथन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही या फिर गलत है, कौन सा। यहाँ पे 2 कथन है, सही और गलत कौन है ये बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होगा। तो ये कथन क्या है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। आशुद्ध जल में क्या होगा, ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। तो ये दूसरा कथन भी आपका क्या है, सही ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कथन हमारे लिए क्या है, सही है, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल का आ गया, ये न्यूमेरिकल नहीं है, आपको भी समझाते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को हमने ऐसे क्वेश्चन पे आप पहले ऑप्शन पे गौर कीजिए। ठीक है, यहाँ 200 200 200 200 200 सभी में क्या है 200 है, यानी कि बिल्कुल कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। आप न्यूमेरिकल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, यानी कि आपसे हमको इससे हमको मतलब ही नहीं है निकालने क्या अगर पिंड पर आरोपित बल की गणना करें, हमको बल बताना है, तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा न्यूटन, 200 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि सभी में 200 है लेकिन मात्रक अलग है। हमको बल पूछा है तो बल का मात्रा क्या है न्यूटन। दरअसल ये आपको जो है एक मात्रक पूछना का इसका एक नया ढंग है, और ये कई बार क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। आप न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो न्यूमेरिकल का वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो न्यूमेरिकल का हम जो है क्लास जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो था थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि होता क्या है आपका बल। बल बराबर क्या होता है आपका F बराबर ma होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण इसको बोलते हैं। बल जो है एक सदिश राशि है, और जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो डाइन भी जो होता है वो बल का मात्रक होता है, जो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बल के बहुत सारे मात्रक है, जैसे SI मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो न्यूटन होगा, MKS पूछा जाए तो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, CGS जो है डाइन होगा, और FPS पद्धति में जो है इसका पाउंड होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं, तो लाल ग्रंथि से किस प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है ये बताना है। ठीक है, तो लाल ग्रंथि जो है आपका क्या होता है, ये इमाइलेज ग्रंथि, इमाइलेज जो है एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा इमाइलेज, अब जरा हम लाल ग्रंथि के बारे में जान लीजिए कि लाल ग्रंथि जो होते हैं उसमें 3 जोड़ी आपका लाल ग्रंथि होता है। एक होता है सब आपका क्या होता है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, और दूसरा जो आपका होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड हो गया, और तीसरा आपका होता है पेरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 होता है। अब जरा सा लाल ग्रंथि के बारे में भी आप जान लीजिए। तो लाल ग्रंथि में क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी छोटी छोटी ग्रंथि होती है। कौन कौन सा, पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथि। ये वो ग्रंथि होता है, ये कहाँ होता है, ये मुंह में जो है, ये जो मुंह में क्या करती है लार बनाती है। जो लाल ग्रंथि क्या करती है, मुंह में लार बनाती है। लार से जो होता है आपका भोजन जो होता है वो नम बनता है, जिससे कि इसको चबाने और निगलने में क्या करता है, ये मदद मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि जो लार में होता है वो 90% जल होता है और 10% ही एंजाइम होता है। ठीक है, 10% एंजाइम होता है, लेकिन बहुत है इतना। ठीक है, मनुष्य के लार में जो है वो कौन सा एंजाइम होता है, इमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि इससे 2 तरह के इसमें एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होते हैं और एक आपका लाइसोजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, पाचन में सहायक होते हैं, और जो आप रोटी आप चबाते हैं तो उस समय जो आपको रोटी मीठा लगता है वो टाइलिन एंजाइम के कारण ही आपको रोटी क्या लगता है, मीठा लगता है। तो ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास, ये मेहनत किस तरह का लगता है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो वस्तु क्या कर रही है, एक समान गति से कर रहा है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो इसके पिछले जितना करवा चुके थे उसने आप देखे हैं, तो उसके डिस्कशन में इसका हम जो है आंसर बता चुके हैं कि जब वस्तु का गति क्या हो, एक समान होता है, तो त्वरण उस समय क्या होता है आपका, शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। फिर भी त्वरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि त्वरण का क्या परिभाषा क्या होता है, कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या करते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि फार्मूला की बात करें तो उसकी फार्मूला, ये 2 फार्मूला ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही फार्मूला है, लेकिन जैसा सिचुएशन होता है वैसा काम किया जाता है। त्वरण का SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जब आपका वेग बढ़ता है तो हम कहते हैं त्वरण जो है धनात्मक हो रहा है, और जब आपका वेग घट जाता है, यानी कि जो वेग है, वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, घट जाता है, तब हम बोलते हैं कि त्वरण जो है ऋणात्मक है, अर्थात ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, पिछले ही वीडियो में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, ये आपका दोबारा जो है आपका रिवाइज हो रहा है। और जब वेग एक समान होता है तो क्या होता है, तुरंत शून्य होता है। तो जो है आपका अभी जो क्वेश्चन बना था वो इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बना था, इसके पहले जो क्वेश्चन बना था वो इसके ऊपर बना था, लेकिन अभी जो है इस पे क्वेश्चन बना। तो आप जो है तुरंत से संबंधित इतने ही फैक्ट आप याद रखिए, बाकी सारा क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यदि आप एक गिलास को, ठीक है, एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा। तो है क्या कि गिलास है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गिलास है, इसमें क्या बर्फ है। अब ये बर्फ पिघलने पर क्या होगा, क्या बर्फ पिघलने पर जो है क्या होगा ये बताना है कि पानी में स्तर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर क्या होगा। जैसे कि ऑप्शन यहाँ लिखा, सारी बर्फ जो है तली में बैठ जाएगी, बिल्कुल नहीं, गल जाएगी। गलेगी तो बैठने का सवाल ही नहीं है, कोई लोहा थोड़ी है कि बैठ जाएगी, ये गल जाएगी। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। अजीब बात है, जल स्तर कम क्यों होगा, तो ना तो कम होगा ना बढ़ेगा, इससे जल स्तर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप बर्फ जिस समय डाले उसी समय जितना स्तर था वो हो गया। ठीक है, तो जल स्तर क्या रहेगा, पूर्ववत रहेगा। जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी रहेगा। यहाँ का जल बाहर बहने लगेगा, नहीं, जल बाहर नहीं बहेगा, बल्कि क्या होगा, ये जैसे था वैसी स्तर पर ये पूर्ववत रहेगा। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बातें जो है आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में आप आने वाले जो क्वेश्चन है वो बनेगा। जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। बर्फ का यदि घनत्व पूछे तो ये जल के घनत्व से कम होता है, 0.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जैक्ट में यदि आपसे पूछा जाएगा तो 3.98 जो है आप बोलेंगे डिग्री सेल्सियस, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद होगा, अधिकांश वही पूछा जाता है। जमने पर जो जब आप है ना, जमने पर जो है जल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, किस पर, जब जमता है। और जब इसका आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब जमेगा तो घनत्व कमेगा, लेकिन आयतन क्या होगा, 9% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ पे हमने आपको 9% भी बता दिया। द्रव्यमान बटे आयतन
किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर है? घनत्व के बराबर होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए घनत्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या है? किलोग्राम पर घन मीटर, किलोग्राम पर घन मीटर इसका जो है मात्रक हो जाएगा। घनत्व को जो है आपको ये पिग्नोमीटर यंत्र के द्वारा क्या करते हैं? मापा जाता है। और आपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सबसे अधिक जो धात्विक घनत्व है वो ओस्मियम धातु का है, जो धातु है, तत्व है, ठीक है। इसका घनत्व क्या है? ओस्मियम का सबसे अधिक होता है। और जो सामान्य जल की अपेक्षा जो होता है समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? वो अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि समुद्री जो जल है उसमें तैरना आसान है। बाकी ये चारों फैक्ट जो हमने इसके पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये फैक्ट एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि जमने पे क्या होता है? घनत्व, जमने पर जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व कमता है, आयतन क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यदि जलवाष्प में परिवर्तन हो गया तो ये फिर से वापस भी जल बन सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। शरीर में भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि भोजन पच गया तो फिर से शरीर में भोजन नहीं आएगा। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा नहीं है, इसलिए सी ही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो आघातवर्धीय का मतलब क्या होता है? जिसमें कि आघात यानी कि चोट सहने की क्षमता होती है। तो धातु जितनी है सभी में चोट सहने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पे बताना है इसमें से बेस्ट कौन है। तो सब सर्वाधिक क्वेश्चन में जो है आपको कंफ्यूज किया है, यही कहता है कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन है? तो सीधा क्या होता है? गोल्ड। तो ऑप्शन के साथ हमारा गोल्ड हो जाएगा सोना। सोना के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये आपका है ना क्या है? धातु वाला सोना है। तो सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। परमाणु संख्या 79, इसका यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। सोना जो होता है ये सबसे अधिक आघातवर्धीय और साथ ही सबसे अधिक तन्य भी होता है। इसके अयस्क को ध्यान रखिएगा कि केलावेराइट और जो सिल्वेराइट है ये सोना का प्रमुख अयस्क है। यदि अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं तो आपको जो है लाइक करनी चाहिए। किसी की मेहनत को यूं बर्बाद मत होने दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए पसंद करके लाए हैं, ये आपको चाहिए तो बोलिए, भेज देंगे। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं किसमें? पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में जो होता है, जो आपका विभज्योतिक ऊतक होता है, ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में जो है आपका वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप सौर पैनल को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दाब बराबर होता है। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, ये इसका हो जाएगा सी, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल इसका मात्रक हो जाएगा। दाब क्या होता है? आपका बल बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। दाब जो है एक अदिश राशि, कैसी राशि है? अधिक राशि है। और घनत्व अधिक होने पर, घनत्व अधिक होता है तो दाब भी अधिक होता है। घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। और किसी बिंदु पे जो द्रव का, ठीक है, द्रव का जो दाब होता है वो द्रव के घनत्व और जो उसकी लंबवत गहराई पे ये निर्भर करता है। किसी भी बिंदु पे जो द्रव, कोई भी द्रव है उसका दाब क्या होगा? तो घनत्व और लंबवत गहराई पर निर्भर करता है। लेकिन स्थिर द्रव है, द्रव यदि स्थिर है, लिक्विड, द्रव का मतलब लिक्विड, तो कोई लिक्विड यदि स्थिर है, कांस्टेंट है, तो भीतर जो है उसके भीतर किसी भी बिंदु पे दाब जो है प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास सामने क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो किसके समान है? ये आपका हाइड्रोजन जो पड़ता है वर्ग 1 में पड़ता है, यानी कि तब किसके क्षारीय धातुओं के समान हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप जान लीजिए। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। ये द्विपरमाणु होते हैं, H2 इसका फॉर्मूला होता है। परमाणु संख्या जो है 1 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 है, जो कि क्षारीय धातु के समान होता है। इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसका खोज किया गया था और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। और ये सबसे हल्का भी है, तत्व भी है और सबसे हल्का गैस भी है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एकमात्र ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन क्या होता है? नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाते हैं, यानी कि इसकी द्रव्यमान भी जो है वो एक ही होता है। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन कौन सा है? यदि आपको पता है तो कमेंट में करके बता दीजिए। हालांकि हमको लगता नहीं कि आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो प्रेरित करता है किसके द्वारा? ये मेंडलीफ के द्वारा जो है जो खोज किया गया था वो प्रेरित करता है। यहाँ जो है आप मेंडलीफ की ये जो देख रहे हो, ये मेंडलीफ की क्या है? आवर्त सारणी है। मेंडलीफ की क्या है? ये आवर्त सारणी है, जो कि वर्तमान में क्या है? रिजेक्ट कर गया है, लेकिन जो है मेंडलीफ को ही आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछे तब मोस्ले आता है, ठीक है, या मोजली या मोस्ले तब आता है। जब तक आधुनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक मोस्ले नहीं आता है। डोबेनायर जो है ये इन्होंने आपका त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने क्या दिए थे? ये अष्टक नियम दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान ही लीजिए कि सबसे पहले जो वर्गीकरण करा दिया जाता है वो डोबेनायर जो कि त्रिक
नियम दिया था। न्यूलैंड्स उसके बाद आए जो कि अष्टक नियम दिए थे। मेंडलीफ आए जो कि ये भी जो है क्या देता, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ते हुए क्रम में जो है इन्होंने लिया था, और उसके समय मेंडलीफ के समय जो तत्वों की संख्या था वो 63 था। उसके बाद मोसले आए जो कि परमाणु संख्या को तत्वों का प्रमुख गुण माना, और इसीलिए मोसले को जो है आधुनिक आवर्तसारणी का जनक कहा जाता है। और बाकी ये तीनों जितने थे सभी ने जो है परमाणु द्रव्यमान को ही क्या माना था, तत्वों का गुणधर्म माना था। ठीक है, तो ये जो है एक अलग से आपका आ गया परमाणु संख्या लेकर कौन, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। बार बार हमको करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको जो है लाइक तो करना बनता है। और जितना पूछे हैं और आपका क्या राय विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। हाथ को इतना ज्यादा